नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रीडिंग कैपिटल अकेडमी में। आज हम हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर का वर्गीकरण कराएंगे। तो ये स्वरों का वर्गीकरण टीजीटी, पीजीटी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। स्वर स्वर देखिए, स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। क्या है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, अर्थात इनमें किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं होती। तो ये क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 मानी जाती है। ठीक, आ से लेकर हमारी आओ तक, आ से लेकर आओ तक। तो जैसे मान चलिए, आ डॉट 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 ओ आओ तक, ओ आओ तक। ठीक है, ये जो क्रमबद्ध तरीके से रखे हैं, आ डॉट 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 ओ औ, तो ये क्या है? ये हमारे स्वर हैं। अब इन स्वरों का वर्गीकरण है, जैसे हमारा उच्चारण काल के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, मुख विवर के आधार पर, जीभ के आधार पर, तो हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। स्वर इनकी संख्या 11 है। ठीक है, हमने बता दिया कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो देखिए, उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर स्वर, ठीक है, यानी उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण काल का मतलब है यहाँ पर कि उच्चारित करने में लगने वाला समय, बोलने में लगने वाला समय। तो किसके आधार पर है? यानी समय, इन्हें बोल रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, इसके आधार पर है। तो देखिए, इसमें है हमारा ह्रस्व या लघु स्वर। ठीक है, ह्रस्व या लघु स्वर। तो देखिए, ह्रस्व या लघु स्वर, तो ह्रस्व या लघु स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ए, ओ और ऋषि, इनकी संख्या 4 है। ह्रस्व या लघु स्वर आ, ई, उ, अर्थात इनमें उच्चारण करने में कम समय लगता है। कैसा समय? कम समय। ठीक है, उच्चारण करने में कम समय लगता है। दूसरा है हमारा दीर्घ या गुरु स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर। तो देखिए, इनके उच्चारण में लघु स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। जो हमारे लघु स्वर हैं उनकी अपेक्षा अधिक समय लगता है। तो इसमें देखिए क्या क्या आता है? आ, ई, उ, ए, ऐ और ओ, आओ। ठीक है, और इनकी संख्या 7 है, अर्थात इसमें
ज्यादा समय, किसकी अपेक्षा? लघु स्वर की अपेक्षा। ठीक है, किसकी अपेक्षा? लघु स्वर की अपेक्षा ज्यादा लगता है, उन्हें हम ह्रस्व सॉरी दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। ठीक है, एक है हमारा प्लुत स्वर। तो धीर्घ की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, धीर्घ की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, धीर्घ की तुलना में ज्यादा समय लगता है। ठीक है, धीर्घ की तुलना में ज्यादा समय लगता है। ठीक है, जैसे मान चलिए नाटक के संवादों में और दूर खड़े हुए किसी बच्चे या किसी भी पर्सन को आवाज लगाएं तो बीच में जो एक भिन्न प्रकार की आवाज गूंजती है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे मान चलिए हमने किसी का नाम लिया, जैसे प्रज्ञा, तो प्रज्ञा। ठीक है, प्रज्ञा, तो ये क्या है? प्लुत स्वर है। ठीक, समझ आया? तो और भी डॉट 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 किसी का भी नाम हो सकता है, तो उसे हम जो आवाज गूंजेगी उसे हम प्लुत स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। उच्चारण काल के आधार पर स्वर हो गया, यानी लगने वाले समय के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर जो हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के हैं। कितने के हैं? दो प्रकार के। एक है हमारे मूल स्वर। ठीक है, मूल स्वर वह स्वर होते हैं जिनकी उत्पत्ति मूल है, यानी अ ई उ और ऋषि। अ ई उ ऋषि। ठीक है, अर्थात ये क्या है? ये हमारे लघु स्वर हैं, है ना। उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर होते हैं अ ई उ ऋषि। ठीक, दूसरा है हमारा संधि स्वर। संधि स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ और ओ, औ। तो ये कैसे हैं? ये दीर्घ भी हैं। ठीक है, कैसे हैं? दीर्घ भी हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये कैसे हैं? दीर्घ भी हैं। तो देखिए ये वाले जो स्वर हैं इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ए ऐ और ओ। ए ऐ और ओ कैसा है? संयुक्त स्वर है। कैसा है? संयुक्त स्वर। क्योंकि इनका जो ये जो बनते हैं वो दो स्वरों को मिलाकर बनते हैं, इसलिए ये क्या है? संयुक्त स्वर है। जैसे हमारा आ प्लस ई मिलाकर ए बनेगा, आ प्लस ए मिलाकर ऐ बनेगा। ठीक, ऐसे ही हमारा आ प्लस उ मिलाकर क्या बनेगा? ओ बनेगा, और आ प्लस ओ मिलाकर क्या बनेगा? औ बनेगा। ठीक है, समझ आया? आ प्लस ई मिलाकर ए बनेगा, आ प्लस ए मिलाकर ऐ बनेगा, आ प्लस उ मिलाकर ओ बनेगा, औ बनेगा। तो ये कैसे स्वर है? ए ऐ और औ संयुक्त स्वर है। कैसे स्वर है? संयुक्त। कैसे स्वर है? संयुक्त स्वर है। ठीक है, समझ आया? ये कैसे स्वर है? संयुक्त स्वर है। ठीक, और देखिए तो ये कैसे स्वर है? संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर है। और भी इसे थोड़ा सा प्रकार है, उसे समझते हैं। ये जो तीन है ये हमारे क्या कहलाते हैं? सजातीय। और ये जो है ये कहलाते हैं विजातीय। ठीक है, ये सजातीय है क्योंकि आ प्लस आ क्या होता है?
आ, इसीलिए ये सेम सेम मिलकर बनते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सजाती कहते हैं। ठीक है, और ये भिन्न तरीके से बनते हैं। ठीक है, आ प्लस ई मिलाकर, आ प्लस ए मिलाकर, इसलिए कैसे बिजाती है, कैसे है, बिजाती है। आशा है कि ये समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, ये कैसे है, बिजाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर हो गए। एक है हमारे जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर। कैसे हैं, जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर। तो देखिए, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर एक होते हैं हमारे, मतलब जीव के प्रयोग के आधार पर जीव का कौन सा भाग काम कर रहा है, जीव का कौन सा भाग काम कर रहा है। तो एक है हमारे अग्र स्वर, जिसमें जीव का अगला भाग काम करता है। ठीक है, जीव का अगला भाग काम करता है, जीव का अगला भाग काम करता है। तो वो है हमारे कौन से, ई और ए ऐ। ठीक है, ई और ए ऐ अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हमारा मध्य स्वर। ठीक है, इसमें जीव का मध्य भाग काम करता है, इसमें क्या करता है, जीव का मध्य भाग। तो इसके अंतर्गत आता है आ। ठीक है, क्या आता है, आ। तीसरा है हमारा पश्च स्वर। तो देखिए, पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं, आ, ठीक है, और हमारा उ और ओ, आओ, और ये आओ। ठीक है, और ये आओ अर्धचंद्र वाला। ठीक है, अर्धचंद्र वाला आओ। तो ये क्या है, पश्च स्वर है। तो इसमें जीभ का पिछला भाग काम करता है। कौन सा भाग, पिछला भाग। ठीक है, और इसमें मतलब बीच का भाग, मध्य भाग, जीभ का मध्य भाग। तो ये स्वर जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर तीन प्रकार के, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, अग्र स्वर मतलब जीभ का अगला भाग काम कर रहा है, मध्य स्वर जीभ का मध्य भाग काम कर रहा है, पश्च स्वर जीभ का पश्च भाग काम कर रहा है। तो आ, उ, औ और आ। ठीक है, चंद्र बिंदु वाला। तो ये हो गए हमारे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। अगला प्रकार है हमारा मुख द्वार खुलने के आधार पर। ठीक है, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर, मुख द्वार खुलने के आधार पर। ठीक है, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर। ठीक, तो मुख द्वार खुलने के आधार पर या मुख विवर भी लिखा सकता है। तो स्वर होते हैं, एक होता है हमारा विव्रत। क्या है, विव्रत। विव्रत को ओपन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मुख द्वार कैसा रहेगा, पूरा खुलेगा। ठीक है, मुख द्वार पूरा खुलेगा, कैसा रहेगा, मुख द्वार पूरा खुलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी मुख द्वार हमारा पूरा खुलेगा। तो विव्रत होता है आ, इसे हम विव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं, विव्रत। ठीक है, दूसरा प्रकार है इसमें हमारा, दूसरा प्रकार है अर्ध विव्रत। क्या है, अर्ध विव्रत, अर्थात हाफ ओपन। ठीक है, क्या है, हाफ ओपन, अर्ध विव्रत, इसे क्या बोलेंगे, हाफ ओपन। ठीक, समझ आ रहा है, यानी मुख द्वार हाफ ओपन, आधा खुलेगा। ठीक है, मुख द्वार आधा खुलेगा, कैसा रहेगा, आधा खुलेगा, मुख द्वार आधा खुलेगा। ठीक है, अर्ध विव्रत मुख द्वार आधा खुलेगा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, आ, ऐ, औ और हमारा आ। ठीक है, तो इसमें मुख द्वार आधा खुलेगा, इन्हें हम कहेंगे अर्ध विव्रत। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, अर्ध विव्रत कहेंगे। तीसरा प्रकार है हमारा, ठीक है, तीसरा प्रकार क्या है, समृत स्वर।
तो देखिए समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? समृद्ध स्वर, देखिए पहले इनको समझ लेते हैं। समृद्ध स्वर यानी समृद्ध का मतलब होता है क्लोज, ठीक है। समृद्ध का मतलब क्या होता है? क्लोज, अर्थात मुख द्वार हमारा लगभग बंद रहेगा, ठीक है। लगभग कैसा रहेगा? बंद रहेगा, लगभग बंद रहेगा, ठीक है। क्या बंद रहेगा? मुख द्वार लगभग बंद रहेगा, ठीक है। यानी मुख द्वार नाम मात्र के लिए खुलेगा, ठीक है। नाम मात्र के लिए खुलेगा। मुख द्वार कैसा रहेगा? नाम मात्र के लिए खुलेगा। तो इसके अंतर्गत आती है हमारी ई और उ। बोल के देख लेते हैं। मुख द्वार लगभग बंद रहेगा, ई उ उ, ठीक। अब है हमारा कौन सा? अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध। तो देखिए अर्ध समृद्ध कौन से होते हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं? हाफ क्लोज कहते हैं, ठीक है। अर्ध समृद्ध को क्या कहते हैं? हाफ क्लोज, अर्थात मुख द्वार आधा बंद रहेगा। मुख द्वार आधा बंद रहेगा, ठीक है। समझ आ रहा है? मुख द्वार आधा बंद रहेगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ए ऐ, ठीक है, सॉरी, इसके अंतर्गत आती है ए और औ, ठीक है। ए और औ अर्ध समृद्ध के अंतर्गत आती है। तो देखिए हमने बताया मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर का विभाजन। एक है विपरीत आ, ठीक है। अर्ध विपरीत अ, ऐ, औ और आ, ठीक है। समृद्ध ई उ उ, ठीक है। अर्ध समृद्ध ए और ओ। ये मुख द्वार यानी मुख, हमारा मुख जो खुलता है उसके आधार पर ये वर्गीकरण था। आशा है कि समझ में आ रहा होगा आप सभी के, और ये टीजीटी पीजीटी में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आगे चलते हैं, ठीक। अब है हमारा ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, ठीक है। ओष्ठ की या आकृति मान लीजिए, ओठ की आकृति के आधार पर, ओठ की आकृति के आधार पर स्वर, ओठ की आकृति के आधार पर स्वर, ठीक है। मतलब आकृति कैसी बनेगी? ओठों की आकृति बोलने के दौरान, स्वर को बोलने के दौरान कैसी बनेगी, इसके आधार पर स्वर। तो एक है हमारा इसमें अव्रतमुखी, अव्रतमुखी। तो देखिए अव्रतमुखी जो होते हैं उनमें हमारे ओठों की स्थिति कैसी बनेगी? गोलाकार नहीं बनेगी, ठीक है। तो क्या है? ओष्ठ की स्थिति, ओष्ठ की आकृति, ओष्ठ की आकृति गोलाकार, ठीक है, गोलाकार नहीं बनेगी, ठीक है। ओष्ठ की यानी होठों की स्थिति गोलाकार नहीं बनेगी, गोलाकार नहीं बनेगी, ठीक। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है आपका? आ, ठीक, ए और ए आए, आ ए ऐ, इनको बोल के देखते हैं। आ ए ऐ। ओठों की स्थिति गोलाकार नहीं बन रही, समझ रहे हैं कि ओठों की स्थिति गोलाकार नहीं बन रही। दूसरा प्रकार है इसमें हमारा व्रतमुखी। क्या है? व्रतमुखी। देखिए व्रत का मतलब होता है गोला, व्रत का मतलब क्या होता है? गोला। तो इसमें ओठों की स्थिति गोलाकार बनेगी, ठीक है। तो क्या है? ओष्ठ की स्थिति, ओष्ठ की स्थिति यानी ओष्ठ की आकृति, आकृति मान लीजिए आप, स्थिति आकृति, ओष्ठ की आकृति यानी बनावट, ओष्ठ की आकृति गोलाकार बनेगी, ठीक है, गोलाकार बनेगी। ओष्ठ की स्थिति यानी ओष्ठ की आकृति गोलाकार बनेगी। तो देखिए गोलाकार किस किस में बनेगी? उ,
और ओ आओ और हमारा आ, ठीक है, आ। तो बोल के देख लेते हैं, ऊ, ठीक, ओ आओ और आ। तो इसमें क्या है कि ओठ की स्थिति कैसी बन रही है, गोलाकार बन रही है, यानी हमारे ओठ गोलाकार आकृति ले रहे हैं। कैसी आकृति ले रहे हैं, गोलाकार आकृति ले रहे हैं, इसलिए क्या है, व्रतमुखी स्वर है। ये क्या है, व्रतमुखी स्वर है, ठीक है। ये क्या स्वर है, अव्रतमुखी स्वर है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप सभी के में, अव्रतमुखी स्वर, व्रतमुखी स्वर ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपकी समझ में आ गया होगा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो देखिए घोषत्व के आधार पर हमारे सभी स्वर, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर समस्त स्वर यानी सभी स्वर, घोषत्व के आधार पर सभी स्वर कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, सघोष या घोष भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। सघोष घोष एक ही बात है। घोषत्व के आधार पर सभी स्वर सघोष होते हैं। कैसे होते हैं, सघोष होते हैं, ठीक। दूसरी बात से नोट करने योग्य है कि प्राण यानी वायु के आधार पर, यानी हवा निकलने के आधार पर सभी स्वर कैसे होते हैं, अल्प होते हैं, ठीक है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। सभी स्वर कैसे होते हैं, अल्प प्राण, और घोषत्व के आधार पर सभी स्वर सघोष होते हैं। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। टीजीटी पीजीटी वाले आप परीक्षार्थी हैं तो छोटी छोटी चीजें बहुत अधिक पूछी जाती हैं, अर्थात इन्हें गहनता से अध्ययन करना अनिवार्य है कि मतलब विस्तृत वर्णन वर्णमाला का होना चाहिए, ठीक है। पता नहीं रहता कब कहाँ से प्रश्न उठा ले, ठीक। तो आपकी समझ में आया कि घोषत्व के आधार पर सभी स्वर सघोष होते हैं और प्राण के आधार पर, वायु के आधार पर यानी हवा या सांस लेने के आधार पर सभी स्वर कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो कंठ गला इसकी जो आकृति है उसके आधार पर स्वर किस में आते हैं। तो देखिए जो हमारा आ है, आ, ये किससे बोला जाता है, कंठ से, ठीक है। आ कंठ से, और हमारी ई जो है वो किससे बोली जाती है, ई तो तालु से, ई तालु में आती है, और ऊ हमारा आता है किसमें, ओष्ठ में। ऊ किस में आता है, ओष्ठ में, ऊ ओष्ठ में आता है। और हमारी ये ऐ जो है ये कंठ तालव्य है। कैसी है, कंठ तालव्य, ठीक है, ठीक है। तो इसे एक साथ अगर कह देंगे तो कंठ तालु या कंठ तालव्य, ये कैसी है, कंठ तालव्य है। और हमारा ओ औ कैसा है, ओ औ, ये हमारा कंठोष्ठ है, कंठ प्लस ओष्ठ, ये साथ भी लिखा आ सकता है, कंठोष्ठ, ठीक है। कैसे, कंठोष्ठ ना। और ये क्या है, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, इस तरह से भी आ सकता है कि कंठोष्ठ कंठ तालव्य, ठीक है। कंठोष्ठ कंठ तालव्य। एक हमारा होता है ऋषि, जो ऋषि है हमारा, ऋषि ये कैसा है, ये मूर्धन्य है। ऋषि कैसा है, मूर्धन्य है, ठीक है। तो ये हमारा स्वर का विभाजन हो गया। आ आता है कंठ वर्ग के अंतर्गत, ई आती है तालु के अंतर्गत, ठीक है। ऊ आता है ओष्ठ के अंतर्गत, ऐ आती है कंठ तालव्य के अंतर्गत, ऊ आता है कंठोष्ठ के अंतर्गत। तो ये हमारा स्वर का वर्गीकरण हो गया। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा, और स्वर से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उनमें से एक भी प्रश्न आपका निकलेगा नहीं अगर आपने स्वर हमारा कराया हुआ स्वर का वर्गीकरण अच्छे से अध्ययन किया होगा। तो धन्यवाद सुनने के लिए। आशा है आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।